हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसके भेद। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद क्या क्या होते हैं, यहाँ जो सबसे प्रचलित भेद हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग भेद बताए हैं, कम या ज़्यादा, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 3। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा विनोद गोदरे ने प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र विस्तार को स्पष्ट रूप से समेटते हुए उसके प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। उन्होंने कौन कौन से भेद बताए हैं? पहला, बोलचाल की हिंदी। इसके अंतर्गत बोलचाल की सामान्य रूप की हिंदी भाषा आती है, वो वाली भाषा जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। दूसरा होता है व्यापार की हिंदी, यानी जब आप कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तब उसकी भाषा जो होती है वो होती है व्यापार की भाषा। तीसरा है कार्यालयी हिंदी, यानी जो कार्यालय में प्रयोग किए जाए हिंदी, जिस तरह की हिंदी कार्यालय में प्रयोग होती है उसको हम कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। शास्त्रीय हिंदी, प्रयोजन मूलक इस भाषा के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाएं तथा मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंधित भाषा आती है। जहाँ पर कला और संस्कृति की बात हो वहाँ पर शास्त्रीय हिंदी का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक और तकनीकी, जहाँ विज्ञान की बात की जाए, जहाँ तकनीकी की बात की जाए, या तकनीकी और विज्ञान की बात जिस भाषा में की जाए, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी कहलाएगी। उसके बाद आता है छठे नंबर पे समाजी हिंदी। समाजी हिंदी समाज के जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, जितनी सिचुएशंस हैं, उनमें जब हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो है समाजी हिंदी। साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन मूलक इस क्षेत्र के अंतर्गत कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी जैसी विधाओं की भाषा आती है। अभी आपने कहानी, कविता सब पढ़ी है, तो उसमें हम अलग तरह की हिंदी का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी हिंदी है? वो है साहित्यिक हिंदी। अब आता है प्रशासनिक हिंदी। प्रशासनिक मतलब मैनेजमेंट या गवर्नमेंट की भाषा, जो हम प्रशासन के लिए काम करते हैं, सरकारी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा एवं उसकी पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन किया जाता है। वहां हम एक अलग तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो वो वाली प्रयोजन मूलक हिंदी प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है नवी जनसंचार माध्यम की हिंदी। तो प्रयोजन मूलक के इस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंचार माध्यम कौन कौन से? जैसे इंटरनेट, रेडियो, कंप्यूटर, समाचार पत्र, इनकी भाषा आती है। आपने अपनी हिंदी में जब आप 10th और 12th में थे तब आपने इस तरह की हिंदी या इस तरह की बातें पढ़ी हैं। आपने पत्र लेखन पढ़ा, आपने अनुच्छेद लेखन पढ़ा, आपने टिप्पण लेखन पढ़ा, आपने बायोडेटा लेखन, स्ववृत्त लेखन पढ़ा। तो सब में आपने अलग तरीके से प्रयोग करे हिंदी, अलग शब्दों का प्रयोग किया। तो ये इस तरह की सारी हिंदी जनसंचार माध्यम में आती है। अब पुस्तकों में आपको इतने सारे भेद आपको मिल जाएंगे। क्षेत्र विभाजन के इस भेद में अतिव्याप्ति दोष है, लेकिन हम क्षेत्रों के आधार पर हमने हिंदी का विभाजन तो कर दिया प्रयोजन मूलक हिंदी का, लेकिन फिर भी इसमें कहीं कहीं दोष है। प्रयोजन मूलक भाषा के अंतर्गत साहित्यिक हिंदी, बोलचाल की हिंदी तथा सामाजिक हिंदी को भी समाविष्ट कर लिया जाता है। जब हम प्रयोजक मूलक भाषा की बात करते हैं तो हम सारी हिंदी, साहित्यिक, बोलचाल, सबको उसके अंदर डाल देते हैं। वस्तुतः प्रयोजनीय हिंदी के अंतर्गत ऐसी भाषा को ही समाविष्ट किया जा सकता है जो कि स्पेशल हो। कई बार हम बोलचाल की भाषा को भी प्रयोजन मूलक में डाल देते हैं, वो गलत है। हम केवल उसी भाषा को ले सकते हैं जो कि किसी खास प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाए। फिलहाल आप इस तरह ये 9 भेद याद रखें। प्रयोजन मूलक हिंदी को 9 भागों में बांटा गया है। ये केवल समझने के लिए, उसको आसानी के लिए 9 भेद बताए गए हैं। अभी यहाँ प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसकी विशेषताएं क्या है, अगर आपसे पूछा जाए उसकी विशेषता क्या है, तो आप उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे। क्या क्या विशेषता है? पहला, ये भाषा जो प्रयोजन मूलक भाषा है वो वैज्ञानिक होती है, वैज्ञानिकता है। आपको पता होगा कि हिंदी भी एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसी लिखी जाती है, जैसी बोली जाती है, वैसे लिखी जाती है। हम जैसे उच्चारण करते हैं, अगर हम आ बोलेंगे तो हम आ की मात्रा लगाएंगे, ई बोलेंगे तो हम ई की मात्रा लगाएंगे। जैसे अंग्रेजी में है कि CUT कट और PUT पुट होता है, ऐसा हिंदी में बिल्कुल नहीं होता। जो हम उच्चारण करते हैं वही हम लिखते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा अपने आप में वैज्ञानिक है। और साथ ही साथ प्रयोजन मूलक भाषा, ये तो बहुत विज्ञान पर आधारित है। प्रयोजन मूलक शब्द पारिभाषिक होते हैं, किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है। जो शब्द से प्रतिध्वनित होता है, ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी वैज्ञानिकता से मतलब क्या है, साधारण शब्दों में समझिए कि वैज्ञानिक का मतलब सिद्धांतों पर आधारित, नियमों पर आधारित। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई इसको मोड़ तोड़ देगा, भाषा को बदल देगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक शब्द का एक स्पेशल अर्थ होता है, विशेष अर्थ होगा,
और वो किसी व्याकरण से जुड़ा हुआ होता है। तो इस भाषा को हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? सामाजिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी में सामाजिकता का गुण है। किसी भी प्रयोजन के लिए भाषा सक्षम है, सामाजिक परिस्थिति, भूमिका और स्तर के अनुसार हिंदी प्रयोग में आती है। मतलब हमारे समाज में जो कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी भूमिका हो, कोई भी स्तर हो, उच्च निम्न मध्यम, कोई भी, हर जगह पर हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं। ऐसा कोई भी भाव नहीं है जिसको हम हिंदी में व्यक्त ना कर पाए। तो हिंदी में सामाजिकता का गुण है। हर समाज का हर स्तर, हर परिस्थिति, हर समय पर हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है अनुप्रयुक्तता, यानी उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। मतलब यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग इतने सारे प्रत्यय हैं, इतने सारे सामासिक शब्द हैं कि हमें जैसे ही परिस्थिति बदलती है हम अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और वो शब्द हमारी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त कर लेता है। जैसे देश शब्द है, अब उसमें हित लगा दीजिए तो देश हित हो गया, देश के लिए, देश के फायदे के लिए। देश ई की मात्रा लगा दीजिए तो देशी हो गया, यानी देश का। देश प्रेम लगा दीजिए तो देश प्रेम हो गया। तो इस तरह से हमारे पास प्रत्यय, उपसर्ग, सामासिक शब्द की बहुलता है। हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, इतना बड़ा वास्ट शब्दावली है कि ये अनुप्रयुक्त है। मतलब कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है और अपने आप स्पष्ट हो जाता है। देश में प्रेम लगाते ही पता चल जाता है देश प्रेम, देश में वासी लगाते ही पता लग जाता है देशवासी। स्व उपसर्ग लगाती है तो स्वदेशी। तो हमें तुरंत जो है वो शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अभी वाचार्थ प्रधानता क्या है? हिंदी के पर्याय शब्दों की संख्या बहुत है। उपसर्ग प्रत्यय तो है ही, लेकिन पर्याय शब्द, एक शब्द के लिए कई शब्द हैं। तो हमें कई बार ऐसा होता है कोई शब्द हम किसी जगह पर प्रयोग करते हैं, दूसरा शब्द हम किसी दूसरी जगह पर प्रयोग कर लेते हैं। तो इतने सारी वैरायटी हमारे पास है कि आपको उसका प्रयोग करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आपके पास अथाह शब्दावली है। तो पर्याय शब्द अधिक होने की वजह से ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। हम नए शब्दों को बना भी सकते हैं हिंदी में। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है, अतः हिंदी का वाचार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता। अंग्रेजी के शब्दों को आप कई बार ऐसा होता है कि उसमें भ्रांति होती है, मतलब आपको भ्रम पैदा होगा, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं ये। लेकिन हिंदी में ऐसी कोई दुविधा नहीं होती। जो हम कहना चाहते हैं वो हम सही उसका हम आपको स्पष्ट अर्थ आपको पता लग जाएगा। हिंदी कभी द्विअर्थी नहीं होती, हमेशा वो वही स्पष्ट होगा जो लिखना चाहता है राइटर। तो ये उसकी वाच्यार्थ, वाच्य मतलब बोलना, बोलने का जो वाच्य अर्थ, बोलने से जो अर्थ निकलता है वही उसका अर्थ होता है। उसमें हमें कभी कठिनाई नहीं होती। इतना हमारे पास अपार संपदा है, शब्द संपदा। सरलता और स्पष्टता, सरल भाषा है और स्पष्ट भाषा है। कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो आप जो है वो, भाषा का काम क्या है? हमारा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो जो हम कहना चाहते हैं वो आपको पता लग जाता है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ पर अनेकार्थता नहीं है, यानी एक शब्द के अनेकों अर्थ निकल रहे हों और उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाए, ऐसा बहुत कम है। आपको एक अर्थ के लिए एक तरह का शब्द आप प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को वो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं अनेकार्थी शब्द नहीं है हमारे पास, वो भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक ही शब्द के कई सारे शब्द हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में हम अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपनी बात को आसानी से स्पष्ट और सरल रूप से समझा देते हैं। इस तरह प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है। मतलब अपनी हिंदी पर गर्व होना चाहिए बच्चों, इतनी समर्थ भाषा है हमारी हिंदी और वैज्ञानिक भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ, बल्कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया। हमने दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने अनुसार ढाल लिया। आपको पता होगा कि हिंदी शब्दावली में जो मानक हिंदी है, स्टैंडर्डाइज्ड हिंदी, उसमें हमने बहुत सारे बाहरी शब्दों को भी ले लिया है, विदेशी, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, तमिल के शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्दों को हमने अपनी भाषा में समाहित कर लिया है और उनको अपने अनुरूप ढाल लिया है। आज प्रयोजन मूलक हिंदी में, प्रयोजन मूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है। इंटरनेट पे प्रयोग होने वाले सभी कार्यकाज, सभी स्थितियां, उन सब के लिए हिंदी के शब्द प्रयुक्त हैं हमारी शब्दावली में और धीरे धीरे नए नए रोज नवीनतम शब्द जुड़ते जा रहे हैं।
नए प्रयोग हो रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद इंटरनेट से संबंधित सभी बातें आप हिंदी में पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। आज भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे होते तो आज हमारे गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी सब काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं सब। तो हिंदी हमारी बहुत समर्थ भाषा है। अब इसके प्रयोग के क्षेत्र पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकती है। क्षेत्र में अलग अलग एरिया, कहाँ कहाँ हिंदी किस तरह की प्रयोग होती है, कौन सी प्रयोजन मूलक हिंदी। तो जो हमने इसकी भेद पढ़े वही उसके प्रयोग क्षेत्र है। खाली शब्दों का हेर फेर है बच्चों। आपको अगर प्रश्न आए तो आप बहुत आसानी से इसी बारे में लिख सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। हम जगह के आधार पर प्रयोजन मूलक शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य में जाएंगे तो हम वहाँ के शब्दों का प्रयोग करेंगे, साहित्य में होंगे तो हम वहाँ की प्रयोजन मूलक हिंदी करेंगे। आप किसी तकनीकी में, विज्ञान में जाएंगे तो उस तरह की हिंदी का प्रयोग करेंगे। वही उसके क्षेत्र हैं, वही उसके भेद हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं पढ़ लेते हैं एक बार। साहित्यिक प्रयुक्ति, साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। अगर कोई साहित्य लिखना चाहते तो आपको एक भाषा चाहिए, और साहित्यिक भाषा काफ़ी विशिष्टताएं लिए होती है। और साहित्यिक भाषा, लिटरेरी लैंग्वेज, अपने आप में एक स्पेशल भाषा होती है, क्योंकि वह लेखकों और विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। अब साहित्यिक भाषा हर आदमी तो नहीं पढ़ता, लिटरेचर सब तो नहीं पढ़ते। लिटरेचर अभी सब्जी वाला और ठेले वाला जिसके पास दिन भर अपनी रोजी रोटी का काम कर फुर्सत नहीं, वो साहित्य थोड़े ना पढ़ता है बैठकर। साहित्य कौन पढ़ता है? कवि, लेखक या उच्च बुद्धि वाले जो है विद्वान लोग पढ़ते हैं साहित्य। तो उनके लिए एक सीमित दायरा है, और उस दायरे में ये साहित्यिक भाषा लिखी पढ़ी जाती है। तो वहां पर क्या पढ़ते हैं? जन सामान्य के जीवन के साथ साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृति का आलेख आपको मिलेगा। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारी हिंदी साहित्य बहुत पुराना साहित्य है। और आप साहित्य पढ़ें, अगर जरा भी हिंदी में शौक हो तो साहित्य में पढ़ के आपको लगेगा कि क्या लिख दिया। एक वाक्य में आपको इतना गूढ़ अर्थ मिल जाएगा उसमें। तो हमारी हिंदी भाषा इतनी समर्थ है कि साहित्यिक भाषा बहुत सुंदर, बहुत ही ऑर्नामेंटल, बहुत ही रिच भाषा है। दूसरा आता है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। वाणिज्य या व्यापार, वाणिज्य मतलब व्यापार, बिजनेस। हिंदी भाषा के प्रयोग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां हम बिजनेस में हम हिंदी को बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, और आज से नहीं, बहुत सदियों से करते आ रहे हैं हम। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, आयात निर्यात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इस सब कुछ वाणिज्य में, व्यापार में आ जाता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों की प्रयुक्त भाषा से काफी भिन्न होती है। अभी अगर साहित्य लिख रहे हैं तो भाषा अलग हो जाएगी। अगर हम व्यापार लिख रहे हैं तो शुभ, लाभ, प्रॉफिट, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। सोने में उछाल, चांदी में मंदी, तेल की धार ऊंची, इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कभी देखते हो। हिंदी भाषा की वाणिज्य प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी विस्तृत और अत्यंत लोकप्रिय। और ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं। हम लोग जनरल भाषा में भी आम बोलचाल में बोलते हैं, अरे सोने पे तो उछाल आ गया है, सोना तो बहुत महंगा हो गया, सोना तो एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। तो ये सब भाषा व्यापारिक भाषा है। कार्यालयी प्रयुक्ति, हिंदी भाषा की अत्यंत आधुनिक और सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालय यानी ऑफिशियल प्रयुक्ति आती है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है, जहां हिंदी में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद करना पड़ता है। अब ये जो शब्द हैं आपने, मुझे पता है कि 10th और 12th में जरूर पढ़े होंगे, अगर हिंदी पढ़ी है तो। हम लिखना सिखाते हैं अपने बच्चों को, टिप्पणी लिखो, पत्र लिखो, औपचारिक पत्र लिखो, अनौपचारिक पत्र लिखो, प्रतिवेदन लिखो, अनुवाद करो। तो ये सारे शब्द आपने पढ़े, और इन सबको प्रयोग करने के लिए एक अलग तरीके की भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारी भाषा किसके अंतर्गत आती है? कार्यालयी प्रयुक्तियों के अंतर्गत आती है। और आपने देखा होगा कि बोलचाल की भाषा और कार्यालय की भाषा हमेशा अलग होती है। कार्यालयी भाषा की अपनी विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली होती है और पद रचना आदि होती है, मतलब बिल्कुल एक सेट पैटर्न होता है। कार्यालयी प्रयुक्तियां हमारी हिंदी भाषा कार्यालयी कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। और क्या क्षेत्र है इसका? जनसंचार और विज्ञापन प्रयुक्तियां। अब आपने विज्ञापन लेखन भी जरूर पढ़ा होगा। विज्ञापन लेखन में हम अलग तरह की भाषा पर, आइए आइए आइए, लग गई सेल लग गई, है ना, इस तरह की भाषा। तो ये हम बोलचाल में नहीं बोलते, साहित्य में, किताबों में नहीं लिखते, हम विज्ञापन लेखन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो विज्ञापन और जनसंचार के लिए भी हमारी हिंदी में भरपूर शब्दावली है और भरपूर उपयोग हो रहा है इसका। आज हिंदी के समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र बन गए। पहले लोग हिंदी नहीं पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे। आज हिंदी न्यूज़पेपर विश्व में पढ़ने वाला सबसे
लोकप्रिय पत्राचार है। आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन तथा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाह में भाषिक संरचना आदि विज्ञापन की भाषा के मुख्य तत्व। अभी अंग्रेजी में अगर लिखा हो सेल सेल सेल, तो वो उतना आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता जितना कि हिंदी में धमाका धमाका धमाका। तो हिंदी के शब्दों में वो भाव है, वो ताकत है कि जो आपके भावों को बहुत जल्दी खींच लेती है अपने ऊपर। और जनसंचार और विज्ञापन में हिंदी जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे पास शब्दावली इतनी अच्छी है। अंग्रेजी में क्या लिख देंगे, ऑफर, फ्री, 1+1, बाई 1 गेट 1 फ्री। हिंदी में जब हम लिखते हैं ना तो खिंचा चला आता है खरीदार। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि आते हैं। ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, जनसंचार के अंदर। रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन। आपने जनसंचार और माध्यम पढ़ा है तो आपको ये भी आता होगा थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं विधि और कानून भाषा प्रयुक्ति। अभी जो कानूनी भाषा है या विधि मतलब कानून, तो जो कानूनी भाषा है उसमें प्रयुक्त होने वाली जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो बिल्कुल अलग है, और वहाँ भी हमारे पास शब्दों की भंडार है। कानूनी प्रक्रिया, निर्णय आदि की भाषा आती है। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में होने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी निर्णय हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान किया जा रहा है। आजकल जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब निर्णय सुनाए जाते हैं तो हिंदी में सुनाए जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ की प्रादेशिक भाषा में सुनाए जाते हैं। अगर कोई उड़ीसा से गया है और उसने अपना कोर्ट में अपील की है तो उसको साथ साथ उड़िया में भी उसका अनुवाद कर दिया जाएगा। विधि में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई है। इस तरह के जो प्रशासनिक या विधि कानूनी शब्द हैं उसमें अंग्रेजी के शब्द तो है ही, उनके साथ साथ वैसे ही उनके लिए हर शब्द के लिए हिंदी का एक शब्द है, और वो शब्दावली वहां प्रयोग की जाती है और उसका उपयोग भी आराम से हो रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा प्रयुक्ति। अभी विज्ञान और तकनीकी में भी आपको मालूम है कि हिंदी में कोई कमी नहीं है। हम आज पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक, पूरी टेक्नोलॉजी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, और जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने की बात की जा रही है। थोड़े सालों बाद अगर हिंदी को लोगों ने उतनी ही विशेषता, उतनी ही महत्व देने लगे तो सभी किताबें आपको, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सभी किताब पुस्तकें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। और उससे क्या होगा, उससे जो जनता अंग्रेजी नहीं जानती वो भी पढ़ पाएगी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं जानते तो हम बुद्धिमान नहीं हैं, बुद्धि है, लेकिन हमको अंग्रेजी नहीं आती। और हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस एक ही भाषा को दे रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस दे सकते, जबकि हमारी भाषा उतनी ही समर्थ, उतनी ही समृद्ध है। तो आज क्या हो रहा है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की स्थापना की गई है। एक आयोग ने बनाया गया है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से अलग होती है, अतः इसके लिए हिंदी संस्कृत के साथ अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग करके हुए शब्दावली का निर्माण किया गया। अब क्या उसमें विशेष क्या है कि एक कुछ शब्द ऐसे ले लिए गए जो इंटरनेशनली प्रचलित है, चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हों, चाहे वो कोई हो, वो उस शब्द के लिए वही शब्द प्रयोग करेंगे। तो हिंदी में उन शब्दों को ले लिया गया है। कुछ ऐसे विधि में शब्द हैं, जैसे रिपोर्ट लिखना। तो रिपोर्ट हमने शब्द अंग्रेजी का है, हमने हिंदी में भी इसको एज इट इज ले लिया। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनली प्रचलित है। आप किसी भी देश, किसी भी भाषा के देश में चले जाएं, वहाँ पर रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट ही होता है। हम हिंदी में भी रिपोर्ट बोल देते हैं। आपने हिंदी में देखा होगा रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन, तो रिपोर्ट शब्द हमने एज इट इज ले लिया। तो इस तरह की शब्दावली का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ये सारे क्षेत्र पढ़ लिया आपने, विशेषताएं पढ़ ली आपने, क्या होती है प्रयोजन मूलक हिंदी ये आपने पढ़ ली, लेकिन फिर भी अभी प्रयोजन मूलक हिंदी को प्रयोग करने में अभी भी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अब वो क्या समस्याएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये समस्याएं आपसे पूछी जा सकती है प्रश्न बनाकर, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। पॉइंट्स याद रखिए और उनको नंबरों के अनुसार उसको एक्सटेंड कर दीजिए। पहला, विज्ञान और तकनीकी संबंधित अत्यंत दुरूह परिभाषिक शब्दावली। अभी विज्ञान और तकनीकी में जो शब्दावली होती है वो थोड़ी कठिन होती है, दुरूह मतलब कठिन होती है, इसलिए थोड़ी सी समस्या प्रयोजन मूलक हिंदी में आती है।
प्रचलन में ना होने के कारण कठिनता परिचित शब्द जो है वो आसान व सरल लगता है, इसके विपरीत अपरिचित शब्द कठिन और दुरूह लगता है। अभी प्रयोजन मूलक हिंदी में जो कठिन शब्द हैं जो प्रचलन में नहीं है वो हमें कठिन लगते हैं। अगर यही हम बोलचाल में उनको ले लें तो हमें लिए कठिन नहीं होंगे। तो यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी को अलग शब्दावली को प्रयोग करने में थोड़ी सी कठिनता आती है, समस्या आती है, क्योंकि वो शब्द प्रचलन में नहीं। भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स, विधि, कानून, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, मानविकी से संबंधित लाखों नए शब्दों का निर्माण वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने किया है। अभी जो ये आयोग का गठन हुआ, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, ये आयोग क्या काम करता है? इस तरह के शब्दों को हिंदी शब्दावली में जोड़ रहा है। तो उसका गठन किया गया, पर समस्या उनके प्रचलन की है। उन्होंने शब्द तो डाल दिए, लेकिन अभी वो शब्द आम जनता को नहीं पता, तो लोग उसका प्रयोग नहीं करते, और क्योंकि प्रयोग नहीं करते इससे उनको कठिन लगता है। केवल बात प्रचलन की है, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे पहले आपको भी इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, धीरे धीरे आज बच्चा पैदा होते ही, जब वो जैसे ही फर्स्ट सेकंड में आता है, या फर्स्ट सेकंड तो छोड़िए, वो घर में होता है तभी उसको पता होता है नेट नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं है, ये सब शब्द वो शुरू से सुन रहा होता है। डेटा नहीं है, डेटा खत्म हो गया, मोबाइल चालू कर दो, वीडियो देख लो, ये वीडियो, ये सब शब्द कहाँ से आए? क्योंकि प्रचलित हो गए, तो वो सीख जाता है। उसको किसी विशेष सिखाने की आवश्यकता, किसी बच्चे को मोबाइल चलाना सिखाना पड़ता है? आजकल तो मुझे लगता है पैदा होते ही मोबाइल चलाना आता है। तो ये सभी बात प्रचलन की है। अगर प्रचलन में हो जाएंगे तो वो दुरूहता, वो कठिनता भी समाप्त हो जाएगी। और क्या समस्या है? विशुद्ध विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित ये पारिभाषिक शब्द प्रचलित नहीं है, अतः दुरूह और कठिन लगते हैं, उचित मात्रा में प्रचलित नहीं हो पा रहे हैं। अतः विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित पारिभाषिक शब्दों के लिए विषय विस्तार और संदर्भानुसार अधिक मात्रा में प्रचलित करने हेतु सघन प्रयत्न किए जाने की जरूरत है। अभी क्या है, इनको प्रचलन में लाने की जरूरत है। समस्या क्या है? प्रचलन। नए शब्दों का निर्माण कठिन नहीं है, ले लिया, लेकिन हमें आता ही नहीं। हमें क्यों नहीं आता, कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम यूज नहीं करते। तो उनको यूज में लाए जाने की जरूरत है, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद है अनुवादी रूप। अभी क्या होता है, जो अंग्रेजी के शब्द है या किसी और भाषा के, सीधा सीधा उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। तो ट्रांसलेशन करने से जो हिंदी भाषा का जो आनंद है या हिंदी भाषा का जो अर्थ है वो नहीं आ पाता। केवल ट्रांसलेशन करके आप बात को नहीं समझ सकते। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, शब्द जो है वो अजीब अटपटे से हो जाते हैं, कठिन से लगने लग जाते हैं। यही अगर वही बात आप हिंदी में लिख दें तो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करते हैं, एज इट इज उसको ट्रांसलेट कर, अगर आप कंप्यूटर में डालिए, मोबाइल डालिए कोई पैराग्राफ अंग्रेजी का और उसको लिखिए हिंदी में अनुवाद कर दो, तो एक अजीब तरीके की भाषा आपको देखने को मिलेगी। वो अटपटापन परेशान करता है, क्योंकि अनुवाद करना सही नहीं है। हमें हर चीज़ हिंदी में ही लिखनी पड़ेगी, तभी हम लिख पाएंगे। अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करा जाए या अंग्रेजी से हिंदी में, या किसी भी भाषा का अनुवाद करने से कठिनता और अटपटापन आ जाता है भाषा में। ये एक समस्या है। ऐसी स्थिति में हिंदी कार्यालय और प्रशासन की भाषा बनी, अतः उसे प्रशासनिक स्तर पर अभिव्यक्ति एवं प्रयुक्ति हेतु अनुवाद का ही एकमात्र सहारा लेना पड़ता है। अभी हमारी जब हिंदी है जो कार्यालयी भाषा बनाई गई, ये सब परेशानियां बच्चों आई क्यों? क्योंकि हम 200 सालों से परतंत्र थे, ब्रिटिश राज्य के अधीन थे। उस समय काम अंग्रेजी में होता था। उससे पहले मुगल लोग थे, उन्होंने उर्दू में काम कराते थे, उर्दू फारसी में लिखवाते थे। हमारी हिंदी को इतना दबाया गया कि हमारी हिंदी प्रचलित हो ही नहीं पाई, और इसीलिए हम अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में नहीं कर पाते। तो हमें उर्दू को कभी हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, कभी अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो अनुवाद जो हमने लिया, अनुवाद का सहारा, वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हिंदी का प्रचलन आ ही नहीं पाया। जो भाषा 300 सालों से 400 साल से दबी हुई है, उसका प्रयोग ही नहीं हुआ, उसका प्रचलन ही नहीं हुआ, वो कैसे बढ़ सकती है? उसको बढ़ने में समय तो लगेगा। प्रयास जारी है, हो रहा है। विधि, भौतिक, रसायन, गणित, अंतरिक्ष, दूरसंचार, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, मानवीय ग्रंथ के अंग्रेजी से हिंदी में किए गए हैं। अभी जो अंग्रेजी में थे उन सबको हिंदी में किया गया। उन अनुवादों से उसकी भाषिक संरचना में काफी क्लिष्टता और दुर्बलता आ गई, और क्योंकि उनको ट्रांसलेट किया गया इसलिए वो कठिन हो गए। अगर उनको हिंदी में ही लिखा गया होता तो कठिन नहीं होते। ट्रांसलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। और क्या परेशानियां हैं? हिंदी की उपेक्षा। हम हिंदी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हिंदी पढ़ता है, हिंदी में बोलता है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, देखो वो अंग्रेजी में बोलता है। तो हम हिंदी के लिए उपेक्षा है हमारे मन में। हम आज़ाद जरूर हो गए,
लेकिन हमारी आज़ादी अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। हमारी मानसिकता अभी भी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। हम अभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। अंग्रेजी भाषा का बोलबाला, इंग्लिश का बोलबाला, सब हर माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम। लगता है अगर अंग्रेजी आ गई तो उनका बेटा बहुत ब्रिलियंट हो गया, चाहे हो डफर हो। काम काज में हिंदी की उपेक्षा, जब हम काम काज करते हैं तो भी हम हिंदी नहीं अंग्रेजी लिखना आसान, क्यों? क्योंकि हम प्रचलित में है, हमारा वो प्रचलन में है। अंग्रेजी की हमको प्रैक्टिस है, हिंदी की नहीं है। हिंदी के लिए हमें शब्द सोचने पड़ते हैं। देश के विभिन्न भाषाओं को, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे भारत में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां हैं, उस वजह से केवल एक भाषा में काम करना थोड़ा कठिन हो जाता है। हिंदी तकनीकी पुस्तकों का अभाव, और क्या समस्या है कि अभी हमारे पास तकनीकी की हिंदी में पुस्तकें नहीं हैं, जो भी है वो ट्रांसलेटेड है, इसलिए हमें कुछ समस्याएं आती हैं। फलतः प्रयोजन मूलक हिंदी पर आरोप लगता है कि उसमें विशुद्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के ज्ञान क्षेत्रों की अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं। तो लोगों ने क्या इसके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया प्रयोजन मूलक हिंदी पर कि अरे इनकी हिंदी बेकार है, इनकी हिंदी जो है वो कैपेबल है ही नहीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इन सबको पढ़ने के लिए। उसके लिए तो अंग्रेजी पढ़ना ही ज़रूरी है। तभी तो आप देखते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने जब बच्चे जाते हैं उन्हें अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। कोई भी इंटरव्यू देने जाएगी तो आप अंग्रेजी में इंटरव्यू देना पड़ता है। क्यों भाई, हिंदी में क्यों नहीं दे सकते? यह आरोप बिल्कुल गलत है। ऐसा अनुवादी रूप के कारण भाषा गठन और शब्दावली में प्रयोग के अत्यधिक क्लिष्टता और अटपटापन आने से दिखाई देती है। ये सब कारण क्या है? क्योंकि ट्रांसलेट करते हो, अगर उसको हिंदी में लिख दो तो वो अपने आप सही हो जाएगी। और क्या पहले थी नहीं? अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो आज का नहीं, हमारा तो पता नहीं कितना पुराना, हजारों वर्ष पुराना है। उनका ज्ञान जो है वो हमारे भारत से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि तब लेखन का काम नहीं होता था, तो पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। आज अगर हिंदी में पुस्तकें लिखी जाएं तो वो बहुत प्रचलित होंगी और बहुत सुविधाजनक होंगी, पर मजबूरी है, हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। अभी इसकी समाधान क्या है? अगर अब ये परेशानियां हैं तो कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तो या तो संभावनाएं कहा जाए या समाधान कहा जाए, बात एक ही है, वो देखते हैं। हिंदी में अनेक संभावनाएं हैं, हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी संभावनाएं हैं, इतनी समाधान है उसके कि आप कुछ भी हिंदी में कर सकते हैं। शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता, करना क्या होगा? हिंदी अनिवार्य कर दो, कंपलसरी हिंदी पढ़नी ही है। कामकाज में हिंदी का प्रयोग फोर्स किया जाता है कि हिंदी का कामकाज में प्रयोग, और आजकल हो रहा है। आप किसी भी कंपनी में चलिए, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आपको कार्यक्रम जो है वो आप दोनों में काम करते हैं, बाइलिंगुअल, अंग्रेजी में भी करना होगा, हिंदी में भी करना होगा, और सरकारी में तो आपको हिंदी में ही करना होगा। उसकी नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, नई प्रयुक्तियां बनाने संबंधी, और नई शब्दावली बनाओ। अपने शब्दावली को, अपने डिक्शनरी को बराबर इंप्रूव करते रहो। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रवृत्ति प्रयोगशील, प्रक्रिया विकासशील। हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी ऐसी नहीं कि एकदम खत्म हो गई, वो जो है वही है, वो रोज नई बढ़ रही है, और उसको नया बढ़ाने का, विकास विकसित करने का जरूरत है उसको। इसके अनुप्रयोग और विकास प्रक्रिया में विषय, संदर्भ और आवश्यकता अनुसार नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना जरूरी है। और क्या समाधान कर सकते हैं? इसकी शब्दावली को जल्दी से जल्दी, यथाशीघ्र नई शब्दावली बनाओ और प्रयोग में लाओ और प्रचलन में दो। जब वो प्रचलित हो जाएगा तो ये सब कुछ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इसके समाधान है। जो समस्या है वही समाधान है, उनको दूर कर तो समाधान हो गए। तो लिखते समय आपको ये सब कुछ बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझने की ज़रूरत है। और आप अगर वीडियो को लगा करके आंख बंद करके लेट जाइए और वीडियो को केवल चलाकर सुन लीजिए, उतने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा। और बस पॉइंट्स याद करिए, एक्सटेंड करिए, आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो यहाँ आपका इतना पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय।